Good morning students, good afternoon actually today. This is your PK sir, chemistry sir, welcoming you to the next lecture, that is lecture number 5 of chapter 1, that is some basic concepts of chemistry of class 11 NCERT chemistry. ठीक है, इस चैप्टर में इससे पहले हम बहुत सी बातें डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सी इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने लर्न किया है. ठीक है, तो जो पुरानी चैप्टर की जो पुराने ये बातें हैं जो हमने लर्न की है उनको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. तो आज हम जो लर्न करने जा रहे हैं वो है लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. ठीक है, और ये जो लॉस है वो आपको हमेशा एप्लीकेबल होता है जब भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे या जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रूल्स है, ऐसे लॉज हैं जो हमेशा है एप्लीकेबल होते हैं इन आवर केमिस्ट्री. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है आपका सबसे पहला जो है इसमें उसका नाम है 1.5.1. ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. देखिए, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है वो हर जगह पे एप्लीकेबल है. पूरी नेचर के अंदर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है. ठीक है, अब देखिए इसका एक सिंपल सा मीनिंग क्या होता है. इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, इसका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है उसकी हम बात नहीं करेंगे, वो आपको रटना है. अगर आपको रटने की इच्छा है, मीन्स यू वांट टू प्रिपेयर इट बाय हार्ट, देन यू कैन mug up it. Okay, but I am not going in that way. Okay, I am not saying that you mug all the things up. Okay, so just learn कीजिए, उसको understand कीजिए कि क्या मीनिंग होता है. देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, हम स्पेशली केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, सो इट विल बी अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री. ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, वन और मोर देन वन सब्सटेंस जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और एक या एक से ज़्यादा वन और मोर देन वन सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं. तो जो रिएक्शन करते हैं वो जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो सब्सटेंस बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट. ठीक है, रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट सिंगल भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, मीन्स मोर देन वन भी हो सकते हैं. और ये जो है रिएक्टेंट्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, मिलकर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं. ठीक है, यहाँ एस का मीनिंग क्या है, मे बी एक सिंगल रिएक्टेंट हो, और एस का मीनिंग अगर सिंगल रिएक्टेंट है तो नो प्रॉब्लम, देन अदरवाइज इफ मोर देन वन रिएक्टेंट इज देयर देन रिएक्टेंट्स. ओके, एंड हियर इट इज़ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इन द सेंस, अगर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट, और अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो ये जो एस वो सॉलिड वाला जो हम सिंबल यूज़ करते हैं सॉलिड के लिए एब्रीविएशन, वो नहीं है. ठीक है, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो इस एक जनरल सा एक ये रिएक्शन है, इसके लिए अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि इसके अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, किसी भी रिएक्शन से होने से पहले, किसी भी रिएक्शन में, बिफोर द रिएक्शन, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स. ये इसका सिंपल सा मीनिंग है कि रिएक्शन होने से पहले जितना टोटल मास था, रिएक्शन होने के बाद में भी टोटल उतना ही मास रहेगा. ठीक है, ये है हमारा सिंपल सा स्टेटमेंट, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का. ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करते हैं. देखिए, मान लीजिए मैं वाटर बनाना चाहता हूँ. मैं क्या बनाना चाहता हूँ, वाटर, H2 वाटर बनाना चाहता हूँ. वाटर बनाने के लिए मुझे दो गैस चाहिए, एक हाइड्रोजन गैस चाहिए और एक ऑक्सीजन गैस चाहिए. ठीक है, ये मैंने वाटर के फॉर्मेशन का एक सिंपल सा केमिकल इक्वेशन लिखा है. ठीक है, H2 + O2 गिव्स वाटर. ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस इट.
जब भी आपको ये रूल ये लॉ अप्लाई करना है तो ये जो लॉ है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये एप्लीकेबल किस पे होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इक्वेशन। चलिए तो इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा चैप्टर 1 में। सबसे पहले क्या करते हैं बैलेंस करने के लिए, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है। हाउ मेनी एटम्स आर हियर, 2 atoms of oxygen here, here it is 1, so we can put here 2. Now when we put 2 here, then the number of hydrogen atoms become 4, so to make this side hydrogen 4 we have to multiply it by 2. Okay, so this is the balanced equation. now अब देखते हैं इसमें केमिकल जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे एप्लीकेबल है। देखिए ऑक्सीजन का मास जो है इस रिएक्शन में हम मान लेते हैं 32 ग्राम पर मोल, और यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, इसका 4, एक और हाइड्रोजन के एक एटम का 1 ग्राम मानते हैं, 1 ग्राम पर मोल, तो 4 का कितना हो जाएगा 4 ग्राम पर मोल, 4 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब देखिए वाटर का कितना होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, एक का इंटू 16 ऑक्सीजन का 2 + 16 सॉरी दिस इज प्लस 2 + 16 और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये कितना हो गया 36, 18 × 2 36 ग्राम। यहाँ पर कितना हो रहा है 36 ग्राम। तो देखिए हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं क्या कि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन से पहले के जो सब्सटेंसेस है उनका मास और रिएक्शन के बाद बनने वाले जो सब्सटेंसेस है उनका मास हमेशा इक्वल रहता है। एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है 36 ग्राम है दोनों का मिलाकर, और यहाँ पर बनने वाले वाटर का मास कितना है 36 ग्राम है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज एप्लीकेबल ऑलवेज ऑन ऑल केमिकल इक्वेशंस। बट इक्वेशन कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो ये रूल, ये लॉ आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, यस नेक्स्ट लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट कॉम्पोजिशन, दैट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। सेकेंड लॉ देखिए क्या कहता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मीनिंग रेशियो, ठीक है। कॉम्पोजिशन का मीनिंग उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है और उनका क्या क्या रेशियो है, ठीक है। अब देखिए आपकी बुक के अंदर इनके जो फाउंडर्स हैं, यानी जिन्होंने इस लॉ को जिसने प्रपोज किया उसका नाम भी गिवन है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसका नाम नहीं बता रहा हूँ, चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो, एंटोइन वॉन लेवोसियर, ठीक है। द नेम ऑफ द पर्सन, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड दिस लॉ, दैट इज एंटोइन वॉन लेवोसियर, ठीक है। सेकेंड वन जो है वो क्या है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और कंपोजिशन, जोसेफ फ्रॉस्ट, ठीक है। तो नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए आप स्किप कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने नेचुरल वाटर लिया, नेचुरल वाटर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है H2O सिंपली। और अब दूसरा मैंने क्या किया, आर्टिफिशियल वाटर। आर्टिफिशियल का वाटर का मीनिंग क्या होगा, जो हमने लैब में बनाया, मान लो लेबोरेटरी मेड वाटर। तो उसका फॉर्मूला जब हमने कैलकुलेट किया तो वो भी क्या आया, H2O ही आया। तो क्या कहता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और कंपोजिशन, क्या कहता है कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 2:1। इन द सेम वे यहाँ पर भी क्या है 2:1। ये नेचुरल सोर्सेज से आया है, ये आर्टिफिशियल है, हमने बनाया है, मैन मेड है ये। तो ये क्या कहता है कि आप जैसे किसी कंपाउंड को कहीं से भी लेके आ जाओ, किसी भी कंपाउंड को कहीं से भी लेके आ जाओ, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनका जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और कंपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में 1.5.3
Yes, so the next one is law of multiple proportions. Law of multiple proportions. Multiple proportions. Law of multiple proportions. ये जो लॉ है ये जॉन डाल्टन के द्वारा इसको प्रपोज किया गया, प्रेजेंट किया गया, ठीक है। अब ये क्या कहता है, इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये मिलकर क्या बनाता है, वाटर बनाता है, ठीक है। सेम कंडीशन में नेक्स्ट कंडीशन देखिए, दूसरे में H2 और वाटर मिलकर H2 और ऑक्सीजन मिलकर एक दूसरा कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। फर्स्ट वाला जो है वो वाटर है, ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब देखिए इनका रेशियो देखते हैं, यहाँ पर ये मान लीजिए 2 ग्राम है, 2 ग्राम है, और ये कितना है 32 ग्राम है, तो ये कितना बनता है 36 ग्राम, 36 ग्राम। अब देखिए अगर आप फर्स्ट वाले लॉ की बात करेंगे तो यहाँ पर तो फेल हो रहा है, लेकिन फेल नहीं होगा। देखिए ये जो है इसको आप बैलेंस करेंगे तो ये सही आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें देखिए यहाँ पर ये 2 ग्राम है और ये कितना है 32 ग्राम है, और ये कितना है 34 ग्राम। यहाँ पर देखिए जो रेशियो है इस ऑक्सीजन की इतनी अमाउंट के साथ, मीन्स 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने वाले हाइड्रोजन का जो क्वांटिटी है वो कितना है, यहाँ पर है 4, ठीक है, 4 ग्राम। तो 32 रेशियो 4, यहाँ पर कितना आता है 32 रेशियो 2, ठीक है। तो ये जो रेशियो है यही बताता है हमें क्या, कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है। अब देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि अगर दो एलिमेंट्स मिलकर एक से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं, अगर 2 एलिमेंट्स मिलकर एक से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड्स बना सकते हैं, तो जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनके जो मास होते हैं जो कि फिक्स्ड मास के दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, वो हमेशा ही एक फिक्स्ड स्मॉल होल नंबर में के रेशियो में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है 16 ग्राम, 32 ग्राम और 32 ग्राम। तो ये जो दोनों रेशियो है कंबाइन करते हैं, जब आप इसका रेशियो निकालते हैं इस वाली कंडीशन में, देखिए फर्स्ट में देखिए ऑक्सीजन का रेशियो हाइड्रोजन के साथ कितना आता है, यहाँ पर 32 ग्राम है, रेशियो हाइड्रोजन कितना है 4 ग्राम। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1:8। यहाँ पर देखिए कितना आता है, ऑक्सीजन रेशियो हाइड्रोजन कितना आएगा 32 ग्राम प्लस 2 रेशियो 2 ग्राम टू ग्राम कैंसल। तो यहाँ पर कितना आता है देखिए 16:1। इम्पोर्टेंट जो बताना ये चाहता है, क्या कह रहा है ये, कि इस कंडीशन में मीन्स वाटर के केस में 8 जो रेशियो है वो फिक्स्ड रेशियो है हाइड्रोजन का, यानी इसका अगर फिक्स अमाउंट चेंज कर देते हैं तो इसका रेशियो जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है। इसके बाद में देखिए यस नेक्स्ट लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक है। और इसको जो प्रपोज किया, जिसने प्रेजेंट किया था, उसका नाम है गैलुसैक, ठीक है। सिंपली देखिए अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये फर्स्ट वाला जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी का ही ये वेरिएशन है, उसी का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। देखिए फर्स्ट, जैसे मान लीजिए आपने वही रिएक्शन कराया, आपने हाइड्रोजन गैस लिया, हाइड्रोजन गैस, और उस हाइड्रोजन गैस की आपने रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, और जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या होगा,
वाटर बनता है। ठीक है, अब हमें पता है कि इनका रेशियो क्या होता है, 2, ये 2 होता है इसका मॉलिक्यूल, ये 1 होता है, और यहाँ पर कितना बनता है, 2 बनता है। ठीक है, इसको ऐसे देखिए, अगर इसको आप 100 ml लेते हैं, 100 ml, तो ये कितना चाहिएगा आपको, 200 ml, और जब ये लेते हैं तो ये कितना बनता है, 200 ml। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स जो है वो क्या कहता है कि इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा, जैसे हमने यहाँ देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, तो जो फर्स्ट लॉ जाता वो क्या था, मास की बात करता है, और यहाँ पर हम इसको वॉल्यूम की बात करते हैं, लीटर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बात करते हैं, लीटर की फॉर्म में। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं चाहे तो, इसको 50 कर दीजिए, इसको 100 हो जाएगा, इसको भी 100 कर देंगे, तो जो आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन उसमें बुक में जो गिवन है सेम वही हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स दैट इज़ गिवन बाय गैलुसेक। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है 1.5.4, 1.5.5। ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ। नेक्स्ट एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो क्या है, यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है। एवोगैड्रो साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या बताया, देखिए उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले कि अगर किसी गैस की बात करें, दो गैस की कंपैरिजन करें, ध्यान रखना मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। ठीक है, दो गैसेज है उनको कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अगर इक्वल वॉल्यूम हो, इक्वल वॉल्यूम, दोनों गैसेज का वॉल्यूम इक्वल है, दोनों गैसेज का टेम्परेचर इक्वल है, इक्वल टेम्परेचर, और दोनों गैस का इक्वल प्रेशर है, तो उस कंडीशन में उन दोनों गैसेस में नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल ही होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे। ये है इसका स्टेटमेंट। क्या बोलता है ये, देखिए ज़रूरी नहीं है आप दो ही गैस की बात करें, दो ही गैस में कंपैरिजन करें, आप दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं। करेक्ट, मान लीजिए इतने गैसेज हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 गैसेज हैं। अगर इन सभी गैसेज का, 5 गैसेज का वॉल्यूम इक्वल हो, सभी का वॉल्यूम सेम हो, सभी का इक्वल टेम्परेचर हो, सभी टेम्परेचर सेम हो, और सभी का प्रेशर भी क्या हो, सबका सेम हो, तो अगर ये सब पैरामीटर, तीनों पैरामीटर सेम होते हैं, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये भी होता है कि उन पांचों गैसेस का, इन सभी गैसेस का जो मोल्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इसको ही बोलते हैं हम एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में एवोगैड्रो ने एक इम्पोर्टेंट बात और बताई थी। एवोगैड्रो ने एटोमोसिटी की बात भी की थी। एटोमोसिटी क्या होता है, एटोमोसिटी का मीनिंग क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एटोमोसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन गैस, अगर यहाँ पर हम इसकी एटोमोसिटी की बात करें तो इसमें कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की एटोमोसिटी कितनी होगी, 2, यानी 2 एटम है इसलिए इसकी 2 है। ऐसे ही मान लीजिए हम बात करते हैं ओजोन गैस की, ओजोन गैस के अंदर कितने एटम है, 3 है, तो इसका एटोमोसिटी कितना हो जाएगा, 3। ऐसे ही मान लीजिए फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 4 मॉलिक्यूल्स एक साथ होते हैं, तो उसकी एटोमोसिटी क्या हो जाएगी, 4। सल्फ़र का जो मॉलिक्यूल होता है वो S8 की फॉर्म में होता है, तो उसका एटोमोसिटी कितना होता है, 8। ये आप लोगों ने क्लास से सल्फ़र वाला जो एग्जाम्पल है वो क्लास 10th में आपने ज़रूर डिस्कस किया होगा। ठीक है, क्लास 10th में आपने ये डिस्कस किया होगा या स्टडी किया होगा। ठीक है, तो अब तक हमने 5 टाइप के लॉ पढ़े हैं। फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि लेवोसिए ने दिया था। वो कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी रिएक्शन से होने से पहले का जो मास होता है वो रिएक्शन के बाद के मास के इक्वल होता है, यानी कि मास जो होता है वो हमेशा ही कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता है। मीन्स इसको हम एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी
प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मास को कभी ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना उसको हम फिनिश यानी कि ख़त्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, एंड द नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। दिस वन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स एंड फर्स्ट वन ये सिमिलर है, जस्ट वॉल्यूम और मास का ही डिफरेंस होता है। और सबसे लास्ट में एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ जो है वो क्या कहता है कि अगर ये 3 पैरामीटर इक्वल हो, किन्हीं 2 गैसेस के या 2 से ज़्यादा गैसेस के वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, पीवीटी बोलते हैं इनको जनरली, पीवीटी, ठीक है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा 1.6 एटॉमिक थियरी, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, जो कि आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी होगी, क्लास 9th में पढ़ी होगी, ठीक है। यस, नेक्स्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। एटॉमिक थियरी जो है वो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी होगी पहली बार, हो सकता है 6 या 7 में भी कहीं पढ़ी होगी आपने, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या बताया इन्होंने। सबसे पहले अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, इस एटम की बात करें, एटम, तो एटम जो है वो 2 वर्ड से बना हुआ है। ए मीन्स नॉट, और टम का मतलब क्या होता है, कटेबल या डिविजिबल, कटेबल या डिविजिबल, डिविजिबल। सबसे पहले डाल्टन ने ही एटम वर्ड दिया था। एटम वर्ड के बारे में इन्होंने, एटम वर्ड जो है उसमें क्या मीनिंग क्या होता है, कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको हम कट नहीं कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो सिंपली हम जानते हैं एटम के बारे में, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होता है जिसको आगे हम फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते। ये डाल्टन के टाइम की बात है। आजकल हम जानते हैं कि एटम जो है वो इनडिविजिबल नहीं है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एटम का मीनिंग क्या हो गया, इनडिविजिबल, इनडिविजिबल, जिसका डिवीजन नहीं कर सकते, इनडिविजिबल, जिसका डिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। चलिए, डाल्टन से पहले भी अगर हम इंडियन फिलोसोफर्स या इंडियन साइंटिस्ट्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे भी एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने एटम के बारे में कुछ वर्क किया था, और उनके बारे में उनका जो नाम था, क्या नाम था, महर्षि, और उसका जो नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, चैट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन बता पाता है। महर्षि और आगे उसका नाम था, ठीक है, जिन्होंने डाल्टन से पहले, बिफोर डाल्टन, एटम के ऊपर काम किया था, ठीक है, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। चलिए, डाल्टन का जो एटॉमिक थियरी है, डाल्टन क्या था, डाल्टन एक एक साइंस का टीचर था, 10th क्लास तक का जो होता है जिसको बोलते हैं मैट्रिक क्लास का टीचर। तो उन्होंने अपने जो थियरी थी उसके कुछ पॉइंट्स बताए थे, या यूँ बोल सकते हैं कि उन्होंने अपनी जो भी उनका जो थियरी था उसको कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया था, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये क्या था कि ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ, all substances are made up of small particles, और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है उनको इसने क्या नाम दिया, एटम, ठीक है। यानी कि कोई भी सब्सटेंस है वो सब स्मॉल पार्टिकल्स से बना होता है, और उस स्मॉल पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। ये इनका फर्स्ट पॉइंट था एटम का। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि सभी एलिमेंट्स के, यानी एक एलिमेंट के सभी एटम सेम होते हैं। ऑल एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, ऑल एटम्स ऑफ वन एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। अगर एक एलिमेंट की बात करें, ऑल एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, ऑल एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर सेम, मतलब जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन एटम की,
हाइड्रोजन एलिमेंट की। तो हाइड्रोजन एलिमेंट के मिलियंस बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, और वो जो मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन के एटम से बने हुए हैं। सभी एटम्स हाइड्रोजन के वो हमेशा सेम ही होंगे, ठीक है। और सेम किस सेंस में, उनका जो साइज होगा वो सेम होगा, उनका जो मास होगा वो सेम होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि जो इंडिया में जो हाइड्रोजन मिलता है वो थोड़ा सा हेवी टाइप का होगा और जो पाकिस्तान में जो हाइड्रोजन मिलता है वो थोड़ा सा पतला होगा, कमज़ोर होगा, ऐसा नहीं होता है। पूरे यूनिवर्स में जहाँ पर भी हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन एटम, तो जितने भी हाइड्रोजन एटम होंगे वो सब एक जैसे होंगे, उनकी सभी प्रॉपर्टीज़ सेम होगी, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ठीक है। इसी का आगे एक और थोड़ा एक्सप्लेनेशन है कि अगर आपने एलिमेंट चेंज कर दिया तो उसके एटम डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। वो तो अंडरस्टूड बात है। तीसरी बात क्या करते हैं, सभी एटम्स जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combine atoms of different elements combine to form compound. atoms of different elements combine to form compound, ठीक है। कंपाउंड की डेफिनेशन याद है। कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स से मिलकर बना होता है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो डाल्टन ने क्या बताया कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ये भी उन्होंने बताया, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया इनकी जो एटॉमिक थियरी है उसका थर्ड पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया इन्होंने, केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, रीऑर्गेनाइजेशन। अब रीऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है ये भी अपने को पता होना चाहिए। रीऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। अब ये रीऑर्गेनाइजेशन किसका है, एटम्स का है, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसका मीनिंग देखिए क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास में एक हाइड्रोजन गैस का एटम है, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में क्या हैं, टच हैं, मीन्स आपस में बॉन्डेड हैं। हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, आपस में बॉन्डेड है। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल जो दो एटम्स से बना हुआ है और दोनों एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसके पास में हम लेके आते हैं ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन एटम जो है वो भी क्या है, आपस में बॉन्डेड हैं। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जब हम इसके पास में लाते हैं तो क्या होता है, इनके अंदर वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वाटर का फॉर्मेशन होने के लिए हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स है और ये बीच में यहाँ पर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के दो एटम्स थे, यहाँ से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होता है दो एटम्स में, और एक एटम जो है वो इसके साथ ऐड हो जाता है इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये तो है आपका हाइड्रोजन, ये है आपका ऑक्सीजन, और ये जो बन गया इसको हम बोलते हैं वाटर, H2O, ठीक है। इसको बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि रीशफलिंग होता है, शिफ्टिंग होता है, ठीक है। तो ये था हमारा डाल्टन का एटॉमिक थियरी दैट वाज प्रपोज्ड इन 1808 AD। अच्छा, AD, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस AD? लेट अस सी हु इज टेलिंग इन द कमेंट सेक्शन। AD का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो जो एटम का जो थियरी है, जो सबसे पहला थियरी जिसको हम मानते हैं ऑथेंटिक, ठीक है। इससे पहले इंडियन साइंटिस्ट ने भी कुछ एफर्ट्स किए थे, बट दे वर नॉट रिटन ऑन पेपर। देखिए मुंह से बोला
प्रीचिंग, उपदेश की फॉर्म में, दैट आर नॉट कंसिडर्ड, ठीक है, बट दिस इज प्रेजेंट इन रिटन फॉर्म, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एटॉमिक थियरी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट ऑथेंटिक एफर्ट इन फील्ड ऑफ एटम्स। तो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने जो बताया वो ये है कि सभी सब्सटेंस जो होते हैं वो पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है, और ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको एटम बोला गया, किसके द्वारा, डाल्टन के द्वारा। एटम का मीनिंग क्या होता है, जिसको हम कट नहीं कर सकते, नॉट कटेबल या नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, और इसी को हम इनडिविजिबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी इनका कहने का मतलब ये है इस टाइम पे कि एटम को अगर आप लेके कट करना चाहें तो कट नहीं कर सकते, क्योंकि एटम इतना छोटा होता है, वी कैन नॉट कट, बट एट प्रेजेंट ये बात गलत है। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट एटॉमिक थियरी, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद का जो है वो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और पुराना जो पोर्शन है, पुराने जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, उनको आप देखते रहिए, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर रिवीजन, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।